Yes. So in last lecture, we already seen about the tangential acceleration, centripetal acceleration, and also the net acceleration. And also we have seen how the net acceleration can be expressed in terms of the centripetal acceleration and tangential acceleration. And also we have solved some questions based on this. And also I have put some MCQs, 10 MCQs sheet in your app, mobile app. So I hope all of you have solved it. अगर उसमें कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, कि काफी सारे क्वेश्चंस उसके अंदर थोड़े इंटरेस्टिंग थे। जैसे उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आया है, ना सिर्फ आज के शीट में, मे बी इसके पहले वाले जो शीट है उसमें भी, या उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो पांचों शीट में से कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो आराम से। यू कैन जस्ट डिस्कस इट। 10th न्यूमेरिकल फ्रॉम व्हाट, टुडेज और कौन से शीट में का 10th न्यूमेरिकल? ओके, आज के। ओके, सी हियर। वैसे तो उसका सॉल्यूशन भी उसमें ही अवेलेबल है ऑलरेडी। देखो ये आपका 10th वाला न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसमें एक्चुअली सवेरे एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी था, वो मैंने बाद में रेक्टिफाई किया एक्चुअली। यहाँ पे 12.5 मीटर के बदले वहाँ पे 50 मीटर था एक्चुअली। तो वो बाद में मैंने उसको 12.5 करेक्शन किया। तो मे बी जिन्होंने उसके पहले सबमिट किया रहेगा तो उनका वो उसको आंसर नहीं आया रहेगा उसका। चलो ठीक है, लेट अस डिस्कस दिस। स्क्रीन नहीं दिखा रहे ना? यस यस यस, लेट्स डिस्कस। Okay, so this is your question number 10, and also Atharva is saying in question 3, ठीक है वो बाद में लिखेंगे थोड़ा सा, ये 10th वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे फटाफट। ये देखो, 10th question actually tells us simply, yes, this is your 10th question. A particle moves in a circle of radius 12.5 meter. Its linear speed is given by t square plus 1, where t is in seconds and v is in meters per second. Find out the net acceleration at time t equal to 3 seconds here. Okay, अब देखो यहाँ पे ठीक से पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस दिया हुआ है ऑलरेडी 12.5 मीटर। यस, linear speed of the particle is given to be t square plus 1। ये उसका इक्वेशन है। इसका मतलब ये होता है कि linear speed is not going to be a constant, but it is going to be variable, and it depends on time. As time increases, the linear speed also goes on increasing, but we want the linear speed at time t equal to 3 seconds here. So उसके लिए हम यहाँ पे t के बदले 3 डाल देंगे। ओके, तो t के बदले अगर 3 सेकेंड्स डाल देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा linear speed to be simply equal to 3 का स्क्वायर प्लस 1, ओके, which will be actually 9 plus 1, मतलब वो एक्चुअली बन गया 10, राइट। सो 10 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा उस समय, ठीक है, जिसके हम बात कर रहे हैं, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स की जो बात कर रहे हैं, उस समय वो सर्कल में 10 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो स्पीड है यहाँ पे वो एक्चुअली 10 मीटर पर सेकेंड है।
ये तो हमको पता चल गया, चलो ठीक है। तो उस समय उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी तो निकाल सकते हैं आराम से। ये देखो, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो कि सिंपली v स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट है नहीं? तो उसके लिए अगर हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए जाएंगे यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा दैट इज AC इज गोइंग टू बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ओके, तो उस समय का जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, तो वो उस समय के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए वो उस समय का जो वेलोसिटी है वो हमको यहाँ पे डालना होगा, जो कि हमको मिलता है 10 का स्क्वायर अपॉन r, जो कि 12.5 है, जिसमें से हमको मिल रहा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन विच इज गोइंग टू बी 100 अपॉन 12.5, which actually becomes equal to 8 here. Okay, so 8 meter per second square, this is going to be the centimeter acceleration which we have found out here. Yes, now we can just say that tangential acceleration if you want here. So अभी tangential acceleration होता क्या है वो भी तुमको पता होना चाहिए already. Tangential acceleration is actually the rate of change of speed of the particle. So at can be written to be simply dv by dt, correct है? dv by dt. That means we have to use the derivative in this case. So we can just have this d by dt of v, where v is actually t square plus 1 in this case here. So if you just replace it here, then we can get this t square plus 1, and then we can be able to get that at to be simply equal to, yes, t square का डेरिवेटिव बनता है 2t प्लस ये 1 का डेरिवेटिव बनता है 0 because it's constant. So we can just get that this at, that is tangential acceleration, happens to be 2 times of t simply. बट यहाँ पे फिर से हमको t का वैल्यू t 3 पुट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी हमको पूछा है उसके बारे में। तो t के बदले अगर 3 सेकेंड्स डाल देंगे तो उसमें से हमको ये मिल जाएगा आराम से, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at which is going to be equal to 2 times of 3, which actually becomes 6 here in this case, correct है? तो 6 meter per second square, this is going to be the tangential acceleration. You have found it out. Now in order to find out the net acceleration, तो net acceleration का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Net acceleration is actually going to be root of the centimeter acceleration plus tangential acceleration, correct है? तो यहाँ पे दोनों हमको ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम डाल देंगे उनका वैल्यू, तो AC सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, ये देखो 8 मिला हुआ है हमको, तो वो डाल देंगे यहाँ पे, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस ये दूसरा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास ऑलरेडी है 6, जो उसका स्क्वायर हम कर देंगे, तो यहाँ पे हमको वो मिल जाएगा सिंपली रूट ऑफ 64 प्लस 36, which actually comes out to be root of 100, and hence we can just get it as 10 meter per second square as the correct option, which is going to be there in this option C in this case. Okay, तो ये इस तरह से हमको मिल गया. Yes, very good, Shraddha. So C will be the correct option in this case here. Okay, and now we'll just go to the question number 3 from third assignment. Sir, sir, it is of HW5 only. I by mistakenly typed out HW3. Okay, okay, okay. इसी assignment का है क्या? Okay, so see here, question number 3. ओके, अभी देखो इस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बताओ मेरे को फटाफट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार इज ट्रेवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 300 मीटर। ओके, तो इसका मतलब ये 300 मीटर जो रेडियस है, तो वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे भी दिया था नो डाउट, और ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, वो जो हमने यहाँ पे इतना मेहनत करके फाइंड किया था, ये देखो यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड किया था, वो यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है बिल्कुल। और एट द सेम टाइम देखो यहाँ पे, यस वेरी गुड, सो 80 मतलब यहाँ पे इट इज इंक्रीजिंग, मतलब ये वेलोसिटी जो है ना,
देखो यहाँ पे पढ़ो एक बार ठीक से, अ कार इज ट्रेवलिंग at 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड इट इज, अभी यहाँ पे इट मतलब कौन है, इट मतलब वेलोसिटी, ओके, तो वेलोसिटी इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, अच्छा सॉरी इट मतलब कार है यहाँ पे, सो कार इज इंक्रीजिंग द स्पीड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है यही तो यहाँ पे डीवी बाई डी है, तो यहाँ पे हमको डीवी बाई डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो रेडीमेड दिया हुआ है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, तो अगर ये रेडीमेड दिया हुआ है, एक्चुअली शुड बी स्क्वायर, दैट इज द करेक्शन, ओके, तो यहाँ पे इट इज इंक्रीजिंग इट स्पीड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, अभी नेट एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए क्या जरूरी है, सिंपली सिंपली सबसे पहले जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वो तो हमको रेडीमेड दिया हुआ है, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं आराम से, ये देखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर अपॉन r, राइट, तो v स्क्वायर, v कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इसलिए 30 का स्क्वायर अगर करेंगे और उसको r से डिवाइड करना है तो r इज गोइंग टू बी 300 हियर, सो वी कैन जस्ट हैव दिस 900 divided by 300 which actually comes out to be 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस केस, ओके, तो ये हमको मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज AC, और एट द सेम टाइम 80 जो है वो तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और हमारे पास ऑलरेडी नेट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है, दैट इज a net इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, राइट, तो अगर हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा रूट ऑफ दिस AC विच इज 3 हियर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट्स ऑल, तो इसमें से हमको ये मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 which becomes 25, root of 25 is 5, that's it, so 5 meter per second square will actually be the option here, C here, okay, yes, हाँ हाँ हाँ, यूनिट के बारे में ही डाउट था क्या आपको, राइट 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 राइट, जब रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड बोला तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, राइट, करेक्ट है, वो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक से वो मीटर पर सेकंड हो गया है, जो से वो वेलोसिटी है ऐसा पता चल रहा है, दैट इज मिस्टेक, राइट, ठीक है, एनी अदर डाउट, चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द टुडेस लेक्चर नाउ, दैट इज अबाउट द centripetal force, what is the centripetal force and what is centrifugal force, that is we have to understand in today's lecture. First of all, let us try to understand what is centripetal force. अब देखो ये एक सब बात हमने समझ के ली है कि ऑलरेडी कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका एक एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी अगर वो परफॉर्म करता है तो भी उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता है जो कि अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर हुआ करता है, करेक्ट है, अगर सपोज ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन सपोज, यस, तो हियर द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कोई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये पार्टिकल है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा जो कि अलोंग द रेडियस एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा जरूर, तो ठीक है, this acceleration is actually called as centripetal acceleration and it is actually denoted by AC, okay, now let us see here that अभी ये acceleration जो है, जहां acceleration है तो वहां पे force तो होना ही चाहिए जरूर, क्योंकि बगैर force के कोई भी acceleration प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, याद रखिए बात ठीक से, the Newton's second law allows us to understand the relationship between the force and acceleration, ओके, सो जहाँ पे फोर्स, जहाँ पे एक्सेलरेशन है तो जरूर कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बगैर फोर्स के कोई एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है, इसलिए ये जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो जिस फोर्स की वजह से यहाँ पे आया है उस फोर्स को हम एक्चुअली बोल सकते हैं सेंटीमीटर फोर्स, और उसको हम FC से डिनोट कर सकते हैं, it will also be in the same direction as that of the acceleration here. So we can just show it by this vector which is directed along the radius towards the center in this way. So we can just denote it by FC. Okay, FC मतलब क्या है यहाँ पे,
it will be called as the centripetal force in this case. तो इसको हम बोल देंगे centripetal force, which is denoted by FC. So FC और AC इन दोनों के बीच में अभी क्या रिलेशनशिप है, तो हम ये देख सकते हैं कि FC is actually going to be equal to mass into centripetal acceleration AC, क्योंकि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है that the force is always equal to the mass into acceleration. करेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है. तो इसमें यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है. इस एक्सेलरेशन का जो यहाँ पे वर्ड है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने की वजह से यहाँ पे फोर्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, इसको हम बोल सकेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सेंट्रीपिटल का मतलब एक्चुअली क्या होता है, टुवर्ड सेंटर. ठीक है, सिंस एक्सेलरेशन इज आल्सो टुवर्ड सेंटर एंड फोर्स इज आल्सो गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर, देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल, लाइक दिस. तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो बनेगा सिंपली मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लाइक दिस. सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स which is denoted by FC, which must be equal to mass into centripetal acceleration. Now here we can just see that this centripetal force can actually be expressed in terms of velocity and angular velocity, because centripetal acceleration के लिए हमारे पास already तीन फॉर्मूले बने हुए हैं. एक तो v into ओमेगा, दूसरा है AC is equal to r into ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा है AC is equal to v square upon r. करेक्ट है, ये तीनों फॉर्मूले हमने ऑलरेडी प्रूव किए हैं. तो अभी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भी हमारे पास तीन फॉर्मूले मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा m इंटू, क्योंकि ये पहला वाला जो फॉर्मूला है AC का, वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा आराम से, दैट इज मास m इंटू v इंटू ओमेगा. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, रिमेंबर. सेकेंडली वी कैन जस्ट से दैट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्चुअली बी इक्वल टू, अब यहाँ पे AC के बदले हमको r ओमेगा स्क्वायर डालना है, तो उससे हमको ये मिल जाएगा mr omega square, that's it. And at the same time here this v square upon r, if we just replace it here, then we can be able to get this centripetal force to be simply equal to m into v square upon r. These are the three formulae for the centripetal force, remember. But main formula is this single only. ये simple सा ये main formula है यहाँ पे, जिसमें centripetal force is actually equal to mass into centripetal acceleration, no doubt. And since centripetal acceleration can actually be written in terms of the vector form, इसको हम centripetal acceleration को भी हमने vector form में already लिखा था तीन अलग अलग तरीके से, जिसमें सबसे पहले centripetal acceleration a bar AC bar is actually going to be equal to omega bar cross v bar. करेक्ट है, ये फर्स्ट इसका vector form हो गया. दूसरी तरफ AC bar can also actually be written as minus of omega square into r bar. What this minus sign tells us here? It tells us simply that this direction of AC here is going to be opposite to the direction of r bar here, and that's why this minus sign appears here. In the same way here, in the third case, AC bar will actually be written to be simply minus of v square upon r into r cap in this case. यहाँ पे r cap जो है वो यूनिट वेक्टर है. तो अभी ये तीनों जो फॉर्मूले है वो अगर हमने यहाँ पे यूज किए तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी हमको वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूले मिल जाएंगे. देखो सबसे पहले हमको मिलेगा FC बार, which is the centripetal force vector, which will be actually m into omega bar cross v bar. So first one, where AC bar is replaced by omega bar cross v bar in this case here. Similarly, this FC bar can actually be written to be simply equal to minus of m into omega square into r bar. करेक्ट है, तो यहाँ पे ये जो अल्फा से AC का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल. और एट द सेम टाइम दिस थर्ड फॉर्मूला जो है वो भी हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं. FC बार इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन r इनटू r कैप. वंस अगेन यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है समझा ठीक से, क्योंकि r बार का जो डायरेक्शन है तो वो हमेशा along the radius and away from the center होता है. This is the direction of r bar here. ये r bar का डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए r bar के ऑपोजिट में ये होने की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से यहाँ पे ये माइनस साइन आता है. This minus sign tells us that the direction of FC bar is going to be opposite to the direction of r bar, or we can say that this direction of FC bar is going to be opposite to the direction of r cap in this case here.
but there is no minus sign here in this formula here. Why? Because if यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से यहाँ पे अगर हमने ओमेगा बार से वी बार की तरफ अगर फिंगर्स टर्न किए तो ऑटोमेटिकली हमको एफ सी बार का डायरेक्शन मिल रहा है, इसलिए वहां पे माइनस साइन की जरूरत नहीं है. Even we can just introduce the minus sign here by just altering the order of v bar and omega bar here. So अगर हम इसको v bar और omega bar इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, no doubt. Yes. So this is all about the centripetal force. ये फॉर्मूला है centripetal force का. But actually centripetal force होता ही क्या है? तो ये हम सबको समझना है अच्छी तरह से कि the force which is required for circular motion of any particle is actually called as the centripetal force. Remember, sorry. Yes. So the force which is required, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ काम करता रहे, उसको ही एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है. से अभी उसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं आराम से. ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का? वी कैन जस्ट सी इफ सपोज, देखो एक डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो सपोज हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, और उस स्टोन के साथ हमने एक स्ट्रिंग अगर बांध दिया और उसको अगर इस तरह से हम घुमाने लग गए, so this is the best example of centripetal force. We can just see that the stone is at the end of this string here. Suppose at this point here, यहाँ पे अगर स्टोन है और यहाँ पे हमने पकड़ के रखा है उसको, तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्टोन यहाँ पे होता है तो उस समय हम उसको इस तरफ खींचते हैं थोड़ा. जब यहाँ पे आता है तो उस तरफ खींचते हैं, यहाँ पे आता है तो इस तरफ खींचते हैं. तो हर पॉइंट पे हम उसको खींचते जाते हैं और खींचने की वजह से ही वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहता है. ये समझ सकते हो ठीक से? तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि वी कैन जस्ट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल. तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग और स्टोन के बीच में, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आता है, जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को टेंशन देते हैं, वो टेंशन ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम कर रहा है. ये समझ रहे हो ठीक से? इवन व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये मून जब अर्थ के आसपास घूमता है तो उस केस में जरूर अर्थ और मून के बीच में ऐसा कोई अभी रस्सी तो है नहीं, कोई धागा तो बंधा हुआ है नहीं. जो जैसे स्टोन को तो चलो ठीक है रस्सी से बांध के रखा था हमने और रस्सी की वजह से वो स्टोन घूम रहा था, लेकिन अभी मून जब घूमता है अर्थ के आसपास तो उस मून को किस रस्सी ने बांध के रखा है? तो हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअली मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्चुअली यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मून एक्चुअली सर्कुलर मोशन में घूम सकता है. अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मून कभी भी अर्थ के आसपास चक्कर नहीं लगाता. और इवन सन के आसपास भी ये सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, उसका भी रीजन एक्चुअली वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है और ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अर्थ को या सभी प्लैनेट्स को सन के आसपास घुमाए रखता है. क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होता तो एक भी प्लैनेट सन के आसपास घूम नहीं सकता था. इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि अर्थ का या किसी भी प्लैनेट का जो सन के आसपास का सर्कुलर मोशन है, उस सर्कुलर मोशन के लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक्चुअली वही सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा एक्ट करता है, तभी ये प्लैनेट्स सभी सर्कुलर मोशन में घूम सकते हैं. ना सिर्फ इतना, बल्कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ऑलरेडी सब जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा है सभी कि एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम. तो एटम के अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है. अभी उसमें भी कोई रस्सी नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करता है और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली. So all these are the formulae or all these are the examples of centripetal force. If you just keep your eyes open, then you can just find the number of examples
into your daily life also of centripetal force. When the fan also rotates, अब ये फैन घूम रहा है, तो फैन के घूमने के टाइम भी उसके जो ब्लेड्स है, उन ब्लेड्स के अंदर हजारों पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तब तो ये फैन घूम सकता है। अगर ये पार्टिकल्स बंधे हुए नहीं होते तो फैन के जो अलग अलग पार्टिकल्स है वो बिखर जाते, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में टूट फूट जाते। जैसे सेम वैसे ही, जैसे अगर कोई चौक अगर फैन के ऊपर रख दो, तो वो चौक फैन के साथ जैसे ही फैन स्टार्ट करता है तो चौक गिर जाता है, थ्रोन ऑफ हो जाता है। तो ये जो बात है ये हम समझ सकते हैं कि कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखो इसी तरह से। हाँ, लेकिन अभी सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट द फोर्थ फोर्स इन द नेचर। हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात की थी। 11th स्टैंडर्ड में जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी सीखा था कि देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। ठीक है, रियल फोर्सेस के बारे में हमने यहाँ पे समझा था, और ये भी बताया था कि देयर आर ओनली 3 रियल फोर्सेस इन द नेचर। One is the gravitational force, the second is electromagnetic force, and the third one is the nuclear force. तो अभी आप बोलेंगे क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इसमें चौथा ऐड हो गया? नहीं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी द when it is not the fourth force, new force in the list of the fundamental forces, but actually centripetal force is just like a chair, or it is just like a role which can be played by any one of the real forces. जैसे यहाँ पे मून और अर्थ के केस में हमने ये देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली द फंडामेंटल फोर्स which acts as a centripetal force which is necessary for the circular motion of earth or moon around the earth. Even electrostatic force is a fundamental force which is actually responsible for the circular motion of electron around the nucleus. So that's why we can say that electrostatic force actually acts as a centripetal force in this case. So any one of the real forces can act as a centripetal force. Okay, तो centripetal force एक जस्ट एक ऐसा रोल है जो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी फिल्म जो होता है, तो फिल्म के अंदर एक होता है रोल और दूसरा होता है वो रोल प्ले करने वाला एक्टर, ठीक है नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे ये हमको समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो है ये एक रोल है, ठीक है, लेकिन उस रोल को प्ले करने वाला एक्टर कौन है, वो एक्टर हर फिल्म में अलग अलग रहेगा। हर इसमें हर एक सिचुएशन में ये रोल प्ले करने वाला जो फोर्स है वो फोर्स एक्चुअली अलग अलग रहेगा। कभी जो है कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है, या कभी हो सकता है कि टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, या कभी हो सकता है कि 4-5 फोर्सेस मिलके उनका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट एक्चुअली इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहे हो। बिल्कुल, तो ये बात अच्छी तरह समझ के लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रोल व्हिच कैन बी प्लेड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, रियल फोर्सेस, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे ये बात हमको समझनी है। और in every case the centripetal force is given by the same formula, remember, that is either mv square upon r or mr omega square, which is already there on the screen. Okay, so this is all about the examples of centripetal force, and now we'll be able to discuss about the centrifugal force. Okay, so let us go to the screen once again. Yes, now let's understand what is centrifugal force here. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तुमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ये बात ऑलरेडी समझी है कि स्यूडो फोर्स क्या होता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर के अंदर देखा है कि व्हेनेवर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल, जब भी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होता है तो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ जो हर एक बॉडी है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसको हम सीडो फोर्स बोलते हैं। और नॉन इनर्शियल मतलब क्या, वो भी तुमको पता होना जरूरी है। व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज आइदर एक्सेलरेटेड, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करने वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें सवाल पैदा होता है
कि इस फ्रेम नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल क्या है। देखो कई सारे एग्जांपल्स है नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। यस, एक तरफ है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी तरफ है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सी हियर, इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या, which is the अगर a frame which is actually either stationary, which may be at rest, or which is moving with constant velocity is actually called as the inertial frame here. For example, अब जैसे देखो अगर कोई एक कार है और इस कार के अंदर अगर कोई पैसेंजर बैठा है, suppose this is the car and this is the passenger which is sitting in the car. So for this passenger here in the car, the frame of reference, ये कार जो है वो कार ही उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। और जब तक वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये पैसेंजर के लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली इनर्शियल बन गया। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार का जो वेलोसिटी है तो वो यहाँ पे सपोज है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो वो 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी अगर देखेंगे थोड़ा आगे जाके थोड़ा और आगे चले जाते हैं तो वहां पे भी उसका जो वेलोसिटी है वो उतना ही है, that is 50 kilometer per hour, no doubt. That's why we can just say that its frame of reference is going to be the inertial one. इसको बोलते हैं inertial frame of reference। ठीक है, लेकिन on the other hand we can just understand what is non-inertial frame of reference. Suppose there is a frame of reference or there is a car and there is a person situated in this car here, but in this case the car is traveling with वेरिएबल वेलोसिटी। सपोज इसका वेलोसिटी यहाँ पे है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, थोड़ा आगे चला जाता है तो उसका वेलोसिटी बन जाता है सपोज 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे उसका वेलोसिटी बन गया 50 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे उसका वेलोसिटी बन गया सपोज 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो जब वेलोसिटी बढ़ता जाता है या कम होता जाता है तो उस केस में इसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच मूव्स विद सम एक्सेलरेशन, किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ ये जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या होता है देखो कि अभी अभी ये जो पर्सन है ये पर्सन तो वैसे भी रेस्ट में रहेगा क्योंकि उसका जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए इस पर्सन के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये पर्सन के जो सब प्रिडिक्शंस है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब ये पर्सन करेगा तो वो सब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो उसके उसके जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही उसको मिलेंगे। बिल्कुल, इसको बोलते हैं आइडियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम इज एक्चुअली द आइडियल वन बिकॉज ऑल द न्यूटन्स लॉज आर ओबेड इन दिस फ्रेम हियर। सो न्यूटन्स लॉज जो है वो यहाँ पे ओबे किए जाते हैं याद रखो ठीक से। In the case of inertial frame, even if the person is the frame is moving with constant velocity, but still he can just catch the ball and just the ball will just in his hand only. If suppose he gives the catch to someone else, that person can be able to catch that ball successfully without any problem, but this does not happen in this case here. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। होता क्या है यहाँ पे देखो, अगर ये पर्सन ने बॉल कैच किया, अगर वो एक बॉल अगर ऊपर थ्रो किया, अभी जस्ट फॉरगेट अबाउट द रूफ हियर, 2 मिनट के लिए एज्यूम करो कि ये रूफ है ही नहीं यहाँ पे सपोज। ठीक है, तो अगर ये पर्सन ऐसे फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है और अगर वो कैच करता है तो ये बॉल जैसे ही वो कैच करेगा तो ये पीछे चला जाएगा। दैट मीन्स द बॉल विल बिहेव एज इफ इट इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये बॉल ऐसा बिहेव करेगा जैसा कि इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। इवन ये पर्सन खुद भी एक ऐसा बिहेव करेगा जैसा कि उसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। सो दिस पर्सन विल जस्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो फार एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सेलरेटेड, द पर्सन विल एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड फोर्स व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्यूडो फोर्स हियर। इसको ही हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं याद रखो ठीक से। अगर ये स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो वो कितना आएगा देखो, दिस स्यूडो फोर्स is actually going to be equal to the product of mass of this body and the frame acceleration of the frame of reference। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे pseudo force का फॉर्मूला क्या हो गया? Pseudo force is actually going to be equal to the product of mass of the body m here and acceleration of the frame of reference in this case. तो F is equal to ma, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी हमको मिल रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे F मतलब क्या है? याद रखो pseudo force है, which is the not a real force but the force whose existence has to be assumed in order to apply the Newton's laws in the frame non-inertial frame only. तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर हमको न्यूटन्स लॉज अप्लाई करने हैं या फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हमको pseudo force कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी. Without considering the pseudo force, we can be left that we can just have that this diagram will give the incorrect answers. तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा विदाउट इंक्लूजन ऑफ pseudo force. जब तक हम pseudo force इंक्लूड नहीं करते हैं तब तक वो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. इसीलिए हमको pseudo force को भी कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमको pseudo force का कंसीडर करना पड़ता है और वो pseudo force हमेशा इस बॉडी के मास के और फ्रेम के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है. और उससे भी आगे जाके ये जो pseudo force का जो डायरेक्शन है वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से. द डायरेक्शन ऑफ pseudo force इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. ओके, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो pseudo force विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. उसका एग्जांपल क्या है? देखो, अगर हम सपोज हम एक किसी बस में बैठे हैं तो जैसे ही बस आगे की तरफ एक्सेलरेट होता है we just experience a force in the backward direction. That is the example of pseudo force. Whenever the bus just stops suddenly, अगर बस जो है वो बस का ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करता है, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो we just get a jerk in the forward direction. Even that in the train also the same thing happens. अगर ट्रेन जो है, ट्रेन के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो वो ट्रेन हमारे लिए एक तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो हमारे ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलता है. इवन अगर हम कोई भी बॉल अगर रख देते हैं तो वो पीछे पीछे जाने लगता है, या हमारा लगेज या चप्पल वगैरह जो भी रखा हुआ होता है वो पीछे की तरफ ट्रैवल करता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द pseudo force एक्चुअली. और इवन अगर सपोज ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो जैसे ही उसने ब्रेक्स अप्लाई किए तो तुरंत हमारे ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होता है जो जिसकी वजह से हम कभी कभी गिर भी जाते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द pseudo force. रिमेंबर, इवन अगर सपोज किसी लिफ्ट के अंदर हम बैठे हैं और जैसे ही ऊपर जाने के लिए हम लिफ्ट का बटन स्टार्ट करते हैं तो वी गेट अ जर्क इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट इज अगेन अ pseudo force. And when the lift just stops at the top floor, we get a jerk in the upward direction. Okay, because in that case the lift is accelerated in the downward direction, but we get a jerk in the upward direction. That is an example again of pseudo force. So all these are the examples of pseudo force. So pseudo force appears in every frame which is moving with some acceleration. फ्रेम मतलब क्या? कोई भी एक ऐसा पिंजरा, ठीक है, जो या चेयर या कार या लिफ्ट का जो केबिन, तो उसको हम बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जब भी एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो ऐसे एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हमको pseudo force का एग्जिस्टेंस एज्यूम करना ही पड़ता है. तभी हम न्यूटन सभी लॉज अप्लाई कर सकते हैं या सभी जो इक्वेशंस है तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन गेट इनकरेक्ट आंसर्स. ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो हमारा है वो करेक्ट नहीं बनेगा अगर pseudo force अप्लाई नहीं करेंगे तो. ओके, सो अभी यहाँ पे हम ये समझते हैं सर्कुलर मोशन के साथ इसका क्या रिलेशन है. सर्कुलर मोशन के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो, कोई भी पार्टिकल या कोई भी फ्रेम जब सर्कुलर मोशन में घूमता है, इमेजिन करो अभी सपोज एक फ्रेम है और वो फ्रेम सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. सपोज दिस इज द फ्रेम which is revolving in a circular motion like this. अभी सोचो, फ्रेम सर्कुलर मोशन में घूमने का मतलब क्या है? यस, सपोज दिस इज द फ्रेम, ये फ्रेम है सपोज, और ये फ्रेम सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और इस फ्रेम के अंदर एक सपोज एक बॉडी बैठा हुआ है. कोई भी एक सिंपल सा पार्टिकल कंसिडर कर लो. सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है जो इस फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है.
ठीक है, इसका मास सपोज m है ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, m इज द मास ऑफ दिस body here. Okay, so as this frame will revolve in circular motion, what will happen is this frame of reference is just accelerated in the central direction. क्योंकि फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, जो कि along the radius towards the center हुआ करता है। तो अभी इसी वजह से ये जो सर्कुलर मोशन वाला जो फ्रेम है, द फ्रेम विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन एक्चुअली बिकम्स अ नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनने की वजह से क्या होगा कि यस, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम होने की वजह से इस फ्रेम के अंदर सिचुएट होने वाला हर एक बॉडी के ऊपर एक सीडो फोर्स काम करेगा, जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसको हम इस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द सीडो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विच इज सिचुएटेड इन दिस नॉन यूनिवर्सल फ्रेम। तो इसी वजह से ये जो बॉडी है वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा। जब भी कोई फ्रेम सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उस फ्रेम के अंदर रहने वाला जो बॉडी है वो हमेशा बाहर की तरफ ट्रेवल करता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सीडो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एंड दिस सीडो फोर्स एक्चुअली इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इसी को एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्पेशल टाइप का सीडो फोर्स ही है, ऐसे हमको बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? Centrifugal force is a special type of pseudo force which appears only and only in case of circular motion. Okay, circular motion के अंदर आने वाला pseudo force मतलब ही centrifugal force होता है। ठीक है, तो ये हमको समझना है। और इसके एग्जांपल्स क्या है देख सकते हैं आराम से कि कई सारे एग्जांपल्स है। अगर एक ग्रामोफोन डिस्क अगर हम कंसिडर करते हैं, समझो ग्रामोफोन डिस्क हमारे पास है, ठीक है, और इस ग्रामोफोन डिस्क के ऊपर अगर हम एक कॉइन रख देते हैं, ये समझो कॉइन रखा हुआ है, तो जैसे ये ग्रामोफोन डिस्क यहाँ पे रोटेट करने के लिए चालू करता है तो ये कॉइन भी घूमने लगेगा, जरूर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ये कॉइन जो है वो स्लाइड होके नीचे गिर जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कौन सा फोर्स है जिसने इस कॉइन को बाहर की तरफ खींचा, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इवन इफ यू हैव सीन सपोज ये हॉरिजॉन्टल मेरी गो राउंड होता है, आपने देखा होगा कभी, तो इसके अंदर यहाँ पे जो चेयर्स होते हैं और ये घूमता है इस तरह से, यहाँ पे बीच में एक शाफ्ट होता है और यहाँ पे अलग अलग चेयर्स रखे हुए होते हैं और ये घूमने लगते हैं। जैसे ये घूमता है तो हम देख सकते हैं कि ये जो चेयर्स है वो एक्चुअली आउटवर्ड डायरेक्शन में झुक जाते हैं। जितना हाई स्पीड में हम उसको घुमाएंगे तो उतना हाई स्पीड में वो इस तरह से आगे चल के ऐसे हो जाएंगे। सो सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि which force is pulling them these chairs in the outward direction, बाहर की तरफ ये चेयर्स क्यों खींचे जा रहे हैं, उसका रीजन है फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट acts upon all these chairs which pulls them in outward direction along the radius away from the center direction में ये काम करता है हमेशा। हर पॉइंट पे क्या कैसे काम करेगा, या तो फिर से it will just act along the radius but away from the center. Even we can find the large number of examples into our day to day life। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। जैसे देखो, अगर एक मेरी गो राउंड जो होता है कि नहीं, जायंट व्हील जिसको हम बोलते हैं, जायंट व्हील, इसके अंदर भी ऐसे चेयर्स होते हैं। यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे एक चेयर है सपोज, और उसके अंदर अलग अलग पर्सन बैठे हुए होते हैं। और जब ये मेरी गो राउंड चलने लगता है, मतलब घूमने लगता है, तो होता क्या है ना कि हर एक पर्सन के ऊपर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। और वो हमको एक्सपीरियंस तब होता है जब हम यहाँ पे टॉप पॉइंट पे होते हैं। तो टॉप पॉइंट पे हमारे ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ऐसा लगता है कि हम उड़ उड़ रहे हैं, ठीक है नहीं? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन आवर बॉडी हियर। So this centrifugal force actually acts along the radius and away from the center here, and that's why we experience a upward force which reduces some of our weight। कुछ ना कुछ हमारा वेट जो है वो बैलेंस हो जाता है। और इससे भी आगे जाके ये जो होता है मौत का कुआं जो होता है कि नहीं, मौत का कुआं देखा है तुमने सर्कस में कभी? तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक टू व्हीलर ड्राइवर जो है, टू व्हीलर राइडर जो है, वो इस तरह से यहाँ पे टू व्हीलर लेके अंदर जाता है और यहाँ पे इस तरह के पहले छोटे छोटे सर्कल्स लेता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका सर्कल्स का रेडियस बढ़ाता जाता है और वर्टिकल सर्कल्स भी लेता है।
एंड एक समय ऐसा आता है कि ये जो टू व्हीलर राइडर है वो इस तरह के वर्टिकल सर्कल्स लेता है, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो जाता है यहाँ पे, तो उस समय वो इस तरह से उल्टा रहता है, उल्टा, फिर भी वो गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि उसका वेट बैलेंस कर लेता है। ठीक है, वेट से भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर काम करता है, क्योंकि उसका स्पीड उतना सफिशिएंट होता है वहां पे, उसी वजह से उसका वेट बैलेंस हो पाता है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इवन वी कैन जस्ट सी वॉशिंग मशीन के अंदर जो स्पिनर होता है, स्पिनर, तो स्पिनर के अंदर जब हम कपड़े डाल देते हैं और उसको हाई स्पीड में घुमाते हैं, तो उस केस में भी हम देख सकते हैं कि जो स्पिनर के अंदर कपड़े जब हाई स्पीड में घूमते हैं तो अंदर उसके अंदर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से ही जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं, और वो बाहर की तरफ फेंकने की वजह से ही होल्स में से पास होके नीचे कलेक्ट होके फ्लो हो जाते हैं, और हमारे कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो ड्राइंग ड्राइंग मशीन जो होता है या स्पिनर जो होता है, स्पिनर के अंदर यूज होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यहाँ पे काम करता है। सो ऑल these आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, no doubt, and formula for centrifugal force is going to be the same as the formula for centripetal force, just because the centrifugal force is also going to be the product of mass of the body and the acceleration of the frame of reference, where acceleration of the frame of reference is centripetal acceleration. So इसलिए centripetal force का formula क्या आएगा? Simply m into AC, where AC can be replaced by either v omega or r omega square or v square upon r as per our convenience. हमको जो कन्वीनियंस होगा तो उसके हिसाब से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए किसी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो या तो एम वी ओमेगा बन जाएगा, ठीक है, या तो फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, या तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी सेंट्रीपिटल फोर्स के भी यही सब फॉर्मूले है। बिल्कुल ठीक है, तो यह सब हमको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों वो अलग अलग है, अपोजिट है इनफैक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज acts along the center and along the radius and towards the center, but centrifugal force actually acts along the radius but away from the center. Okay, so that is the basically you have to understand. Even centrifugal force ही है जिसकी वजह से जब भी हम टर्न लेते हैं, सपोज हम किसी कार के अंदर बैठे हैं और कार जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर टर्न करता है, तो हम जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर के दूर डायरेक्शन में खिसक जाते हैं, मतलब थ्रो किए जाते हैं। वी एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली एक्चुअली। सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इवन जो बड़े बड़े जो राइड्स होते हैं, कभी अगर आप जो बड़े बड़े राइड्स अगर आपने किए होंगे, क्या बोलते हैं उसको, मेरे ग्राउंड के जैसे ही होता है, ठीक है, तो एसएल वर्ल्ड में अगर जाएंगे या अपना सयाजी राग वाटर पार्क में अगर जाएंगे, तो वहाँ पे भी एक इस तरह के राइड्स होते हैं बड़े बड़े, तो उसके अंदर भी अगर आप सपोज जाएंगे तो नीचे जब आते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन जब ऊपर जाते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अपना हमारे ऊपर के डायरेक्शन में काम करता है। सो ऑल दिस आर जस्ट दैट एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो वी हैव अंडरस्टूड द concept of centripetal force and centrifugal force in today's lecture. Okay, so let us stop here.